सो वेलकम बैक, माय नेम इज़ विजय। क्लास 12 के हिस्ट्री में पार्ट 2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर सेकंड है किंग्स, फार्मर्स एंड द टाउन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीसीएस, यूपीएससी और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित। क्लास 12th में आपको इतना ही समझाया जा रहा है कि आपको मोटा मोटा हिस्ट्री के बारे में समझ में आ सके। इस साल सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी चैप्टर्स में बदलाव करने की कोशिश करी है, विच इज़ आई एम नॉट सेटिस्फाई। मुगलों का चैप्टर नहीं हटाना चाहिए था, भारत के इतिहास के लिए जानना ज़रूरी था, विच इज़ आई बिलीव। अब आगे क्या होता है बदलाव वो मुझे नहीं पता। दोस्तों, इस वीडियो के सेकंड सीरीज़ में आपको डीपली ये समझ में आने की कोशिश करवाऊंगा मैं कि किस तरीके से भारत के अंदर जो शुरुआती समय से डायनेस्टियों का आना शुरुआत हो चुका था। मतलब लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो मैंने एक टाइमलाइन दिखाने की आपको कोशिश करवाई थी, और वो टाइमलाइन थी हमारी इसके बारे में। किसके बारे में? वन सेकेंड। इस टाइम पीरियड में हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि आपकी इस चैप्टर के अंदर 600 बीसी से लेके लगभग 600 सीई, मतलब इस टाइम पीरियड का सारा इतिहास आपको बताने की कोशिश करी जा रही है। सो इन दिस पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इतना सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर है, तो ऑफ कोर्स सारा कुछ आपको एग्जामिनर बताने की कोशिश नहीं करेगा। टाइमलाइन जहाँ जहाँ पे इतिहास के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए आपको उतना ही समझाया जाएगा, और ऑफ कोर्स उतना ही समझना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप उसको रिलेट ज़रूर कर पाएँ। तो मैं रिलेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम इतिहास के अंदर कौन से टाइमलाइन को स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। इसीलिए हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो 6th सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड था वो टर्निंग एज क्यों था, हमने ये पढ़ने की कोशिश करी थी। क्योंकि इस समय में पिलर, आयरन पिलर आ गए थे, कॉइनेज आ चुका था, सिटीज़ एंड ये सब स्टेट्स बनने चालू हो गए थे, और नए धर्म ये सब आ रहे थे। यानी कि ये जो टाइम पीरियड था ना, ये टर्निंग पॉइंट था। जब ये टर्निंग पॉइंट हुआ तो उसके बाद तो भैया स्टेट्स, नए नए टाउन्स बनने लग गए। अब जब नए नए टाउन्स, नए नए स्टेट्स बनने लग गए दोस्तों, तो ऑफ कोर्स हमारा दिमाग जो पुराने से पुराने इतिहास तक जाता है, हम वहाँ तक कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास 12 के अंदर कहाँ की टाइमलाइन का इतिहास नहीं बताया हुआ, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या नहीं बताया हुआ वो देखिए अभी तक आपने ज़ीरो के इस पार पे आप थे आप लोग, और आप 2600 समथिंग का टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, और आपने लास्ट ये पढ़ लिया था कि ये जो 1900 बीसी इस टाइम तक इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म, ये ख़त्म। आपकी बुकों में या कहीं और कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली आपको छलांग मार के यहाँ से लेके यहाँ पर लेके आ गए। देख लो, कम से कम आपके साथ 1500 साल का गैप जो है वो आपसे हटा दिया गया। चैप्टर 12 सेकंड के अंदर 1500 साल आगे का इतिहास आपको बताने की कोशिश करी जा रही है। अब इसके बीच का जो इतिहास था ना, इसके बीच का जो इतिहास था, यानी कि 1500 से लेके 1000 वाला, और 1000 बीसी से लेके फिर यहाँ पे लगभग 900 होगा, फिर यहाँ पे 800 होगा, ऐसे करते 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 ये आपको डायरेक्टली इस पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच में भी जब आप इन फ्यूचर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, आयरन एज और आयरन्स, वो आयरन लोहा वाला नहीं, आयरन्स बोलते हैं उन्हें, वो कैसे आए वगैरह वगैरह इन सब में बताया हुआ है। तो आप स्टडी करिएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप ज़रूर एक्स्ट्रा पढ़िएगा। बकॉस पढ़ने की आपको ज़रूरत भी है अगर आपको फ्यूचर में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। बस टाइमलाइन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको इतना आगे लेके जा रहे हैं। अब इतना आगे लेके जाने के बाद ऑफकोर्स 600 साल का टाइम पीरियड होगा, तो 600 साल के अंदर भी सब कुछ नहीं बताया जाएगा आपको, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताया जाएगा। तो वही हम सेकंड पार्ट के अंदर अब पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद कैसे बनने चालू हुए। इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको यही समझाने की कोशिश करी जाएगी। ओके, कहाँ से है 16 महाजनपद, वो मैं दिखा देता हूँ आपको पार्ट सेकंड से। वन सेकेंड है। ओके, तो ये थोड़ा सा आगे आ गया। आई थिंक इन 16 महाजनपद में से पहले मुझे बताना होगा कि महाजनपद कहाँ से हैं। अच्छा, तो हमने पिछली क्लास के अंदर हमने वो 6th सेंचुरी बीसी वाला जो टाइम पीरियड पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था कि इम्पॉर्टेंट क्यों है।
वो टर्निंग एज क्यों हुआ। अब हमें जो पढ़ना है पार्ट सेकंड पढ़ना है दोस्तों, और पार्ट सेकंड जो होना था वो यहाँ से स्टार्ट होना था। कहाँ से? यहाँ से। तो पार्ट सेकंड के अंदर हमें ये पता है कि आज का जो भारत हमें दिखाई दे रहा है वो आज का भारत ऐसे नहीं था। मतलब पहले क्या होता था कि जनपद हुआ करते थे, जनपद और महाजनपद में अंतर समझो क्या होता है, पहले वो समझो, फिर आपको और डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि प्लेस है, इस प्लेस के अंदर सबसे पहले पद आए, पद दैट मीन्स पैर। अब पैर कुछ एक दो लोगों के आए होंगे, ठीक है। फिर ये जनपद बन गए, जनपद। जनपद में क्या हो गया कि 3-4 लोग एक जगह, 3-4 लोग एक जगह, 3-4 लोग एक जगह, 3-4 लोग एक जगह, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये लोग बढ़ते चले गए। फिर होने लग गया जनपद के साथ साथ महाजनपद, महाजनपद ऐसे बनाइए, पहले पद फिर जनपद और फिर महाजनपद। एंड महाजनपद इज नाउ कॉल्ड एज अ स्टेट। ओके, महाजनपद इज नाउ कॉल्ड एज अ स्टेट। तो पद यहाँ पे आप ऐसा विलेज ले सकते हैं, ठीक है। जनपद यहाँ पे आप ऐसा जिला ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, और ये एक स्टेट ले सकते हैं। तो ऐसे इसका क्रिएशन बनना चालू हुआ। और ऑफकोर्स जनता और जनसंख्या एकदम से बढ़ेगी नहीं, एकदम से नहीं बढ़ेगी जनता ना, तो इसीलिए धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो बनता रहता है। तो ऐसे ही 16 महाजनपद बढ़ते चले गए। अब इन सभी महाजनपदों की खासियत क्या थी वो समझते हैं। जैसे कि सभी महाजनपदों की खासियत थी नंबर 1 कि ये ऑफकोर्स इसके टाइम पीरियड पे थे, तो सभी महाजनपद के अंदर किंग राज करते थे या संघाज राज करते थे, संघ लोग राज करते थे। मतलब कहीं पे किंग कहीं पे संघ। किंग जैसे कि हमें पता है कि बिंदुसार के बारे में पता है, पद्मनंद के बारे में पढ़ा है, महापद्मनंद के बारे में पढ़ा है, दुर्धरा के बारे में पढ़ा है, चंद्रगुप्त, अशोक मौर्य, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो ये किंग है। और कहीं कहीं पे संघ होते थे। वैशाली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल राज करते थे। और सभी महाजनपदों की जो कैपिटल्स होती थी वो उनका अपना खुद का एक अच्छी तरीके से उनकी किलेबंदी हो रखी थी। जैसे दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली, कितनी सुरक्षित है। हालांकि सुरक्षित तो कहीं कुछ भी नहीं है, जिसको बम ब्लास्ट करना है वो कहीं पे भी कर देता है, लेकिन हमें इतना पता है कि सुरक्षित है, सिक्योरिटी है, स्टेप बहुत जल्दी लिए जाते हैं, एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है ना, दूसरे इलाकों के मुकाबले में। अब यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये स्टेट जो है, जितने भी 16 महाजनपद थे उन सभी महाजनपदों की अपनी कैपिटल जो है सुरक्षित थी, तो ऑफकोर्स होती थी। पुराने टाइम पीरियड पे आपने देखा होगा माहेशपति साम्राज्य, बाहुबली की मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो आपने देखा होगा उसका जो माहेशपति एम्पायर कितना अच्छी तरीके से फोर्टिफिकेशन हो रखा था। मूवी देखिए कि नहीं देखी है? देखिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। दूसरा, जितने भी स्टेट होते हैं ना, सबकी अपनी पुलिस होती है। देखो यूपी पुलिस अलग, दिल्ली पुलिस अलग, राजस्थान पुलिस अलग, जयपुर पुलिस अलग, मतलब जयपुर तो राजस्थान में आ गया। दूसरी और पुलिस उड़ीसा की, बंगाल की, तमिलनाडु, सबकी पुलिस अलग है ना। ऐसी उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी स्टेट हुआ करते थे उन सब की भी अपना खुद का क्या कहते हैं नियमित नौकरशाही, यानी कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी होती थी। और स्टैंडिंग आर्मी में से भी किसान लोग जो होते थे आर्मी में जाते थे। और इनके ब्यूरोक्रेट्स भी होते थे। ब्यूरोक्रेट्स मतलब ऑफकोर्स जो इनको सलाह देते हैं, जैसे हमारे आज की डेट में IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर होते हैं जो सलाह देने वाले लोगों में से होते थे, ऐसे ही इनके टाइम पीरियड पे ये भी होते थे। उसके बाद जैसे अपने इंडिया के अंदर अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, अभी हमारा संविधान है, हमने कन्याकुमारी से लेके अगरतला तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक सभी लोगों के काम के बारे में हमने पहले से बताया हुआ है। तो इसमें भी हम पहले से बता देते हैं कि हाँ भाई कैसे होगा, क्या नहीं होगा। और यहाँ पे हमने क्या करा है कि बहुत सारी चीज़ें, अभी संविधान हो गया है लेकिन पुराने टाइम पीरियड के अंदर क्या होते थे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र होते थे, जिसमें लिखा होता था कि शास्त्र तुम्हें ये कहता है देव, है ना। तो ऐसे बहुत पुराने टाइम पीरियड पर शास्त्र ये कहता है कि तुम्हें अपने मर्यादा को ये रखना चाहिए, फलाना रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमें उस समय इम्पोर्टेंट दिया गया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि उस टाइम पीरियड पे जितने भी रूलर्स हुआ करते थे ना, वो सभी से टैक्स लिया करते थे। जैसे आज की डेट में हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर सभी टैक्स लेते हैं ना। टैक्स नहीं देंगे तो देश चलेगा कैसे। हालांकि टैक्स चोरी कर लेते हैं ये लोग, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें टैक्स देना पड़ता है। देश चलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स इकट्ठा करके ही सारा कुछ सिस्टम बनता है। हमारे फ्लाईओवर, रेलवेज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, किस पे कितना पैसा खर्च होना है, फिर ये इनके हाथ में होता है। सो दोस्तों, ये जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें ये चीज़ इंक्लूड है, ये याद रखना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि हमें पता है कि सभी महाजनपदों के अंदर
ये सभी महाजनपदों के साथ ऐसा होता था, लेकिन सभी महाजनपदों में से आपकी बुक के अंदर सारे महाजनपदों के बारे में नहीं बताया हुआ। सारे महाजनपदों के बारे में इसलिए नहीं बताया हुआ क्योंकि सभी महाजनपद आपको क्लास 12th में नहीं पढ़ाए जा सकते। उन सभी महाजनपदों में से आपको एक महाजनपद बताया हुआ है, वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंदर मैं कह सकता हूँ कि बहुत टाइम पीरियड से अंदर मगध के अंदर दूसरे राजा राज करते थे, और सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी मगध के अंदर राज करती थी, और वो बिंबिसारा जो थे, बिंबिसार बोलते हैं उन्हें, वो उनके क्या कहते हैं फाउंडर थे। काफ़ी लंबे समय तक हर्यंका डायनेस्टी रही। हर्यंका डायनेस्टी के बाद शुशुंगा डायनेस्टी वहाँ पे आई, और शुशुंगा डायनेस्टी के सबूत जो है एलिफेंट हाथी गुफा, एलिफेंट कैब बोलते हैं भुवनेश्वर में उड़ीसा के अंदर, ये सबूत हमें यहाँ पे मिले हैं। मतलब हमें सबूत मिला है कि पहले हर्यंका डायनेस्टी थी, फिर शुशुंगा डायनेस्टी आई। शुशुंगा डायनेस्टी के बाद यहाँ पे दूसरी डायनेस्टी ने राज करा, और इतने लंबे समय तक ये डायनेस्टी राज करती रही। मतलब आपकी बुक के अंदर इनके बारे में डिटेल में नहीं बताया हुआ, यानी कि ऑफ कोर्स अब कौन सी टाइमलाइन नहीं बताई दोस्तों, वो टाइमलाइन देखो यहाँ पे मैंने अपने बुक के अंदर मेंशन करी हुई है। देखो ये टाइमलाइन अगर आप देखें तो हर्यंका डायनेस्टी का 444 से लेके 413 तक, मतलब ये टाइम पीरियड आपके इसमें नहीं है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर आप 600 BC से लेके अगर आप 0 और ये 600 CE पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स सारा इतिहास आपको नहीं बताया जाएगा, इतना टाइम नहीं है एग्जामिनर के पास। तो देखो BCE लिखा है ना, तो यहाँ पे हर्यंका डायनेस्टी जो थी 544 से लेके 413 तक BCE तक वो डायनेस्टी यहाँ पे राज कर रही थी, है ना। उसके बाद शुशुंगा डायनेस्टी 413 से 335 के बीच में आई, 413 से 335 के बीच में आई, ठीक है। तो ये शुशुंगा डायनेस्टी यहाँ पे राज कर रही थी। और उसके बाद शुशुंगा डायनेस्टी के बाद आई नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के बारे में आपकी बुक में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, और वो है नंदा डायनेस्टी आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 335 से 35 तक, 335 या 322 तक, यानी कि 325 के बाद, 325 के बाद तो यही आ गई। ठीक है, कब तक रही ये मैं यहाँ से देख लेता हूँ। हाँ 345 है ये, सॉरी 345 है ये 345 है, तो ये 325 तक ही रही, यानी कि 20 साल ये रही। और 20 साल के बाद जाके यहाँ पे आती है मौर्य डायनेस्टी। मतलब इतनी सारी डायनेस्टियाँ थी, लेकिन आपकी बुक में क्या काट दिया, आपकी बुक में इसको काट दिया, आपकी बुक में इसको नहीं बताया हुआ, आपकी बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, आपकी बुक में सिर्फ इसके बारे में बताया। मतलब आपकी बुक के अंदर जो टाइमलाइन पे फोकस करा गया है वो टाइमलाइन फोकस करा गया, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं 600 BCE से पढ़ रहे हैं आप लोग, और आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली फोकस करा गया है 322 से फोकस कराया गया, 322 BCE से फोकस कराया गया, ठीक है। इतना आपने फोकस करना है कि यहाँ से इसको बताया गया, और यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, ये 0 की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, अभी हमने इतनी सारी डायनेस्टियाँ ना पढ़ते हुए डायरेक्टली मौर्य एम्पायर पे फोकस कर लेना है। और इस पार्ट के अंदर हमें यही समझ में आएगा कि जो मगध था वो सभी डायनेस्टियों में से, या सभी जो भी टाउन्स इस्टेब्लिश हो रहे थे उन सभी में से सबसे शक्तिशाली मगध ही क्यों था। और मगध होने का रीज़न ये था कि वहाँ पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर इलाके थे, वहाँ पे माइंस, आयरन माइंस अच्छे थे, तो ऑफकोर्स हथियार बन जाते थे। एलिफेंट आर्मी के लिए अच्छे थे, जंगल वहाँ पे अच्छे थे तो एलिफेंट अच्छे हो जाते थे। गंगा नदी वहाँ से बह रही थी, और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी उससे थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर लेते थे ये लोग। उसके बाद यहाँ पे बुद्धिस्ट, जैन, इन सब ने मगधा के बारे में बहुत अच्छा लिखा, और यहाँ पे बहुत सारे जो एम्बियस राजा थे वो पहले होके चले गए थे। महापद्मानंद, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये वो तीनों डायनेस्टी के लोग हैं जिनके बारे में बुक में नहीं बताया हुआ। तो इन लोगों ने भी इसको काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करी, ठीक है। तो मगधा पावरफुल क्यों था वो आपको समझ में आ गया। अब मगधा मौर्य डायनेस्टी के अंडर में कैसे आता है वो हम वीडियो के अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। हम ये सारा कुछ समझाएंगे आपको कि मगधा जो है उनके अंडर में कैसे आता है, मौर्यस के बारे में हमें कैसे पता चला, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इस वीडियो के पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड करिए, नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।